हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू शिवांश ऑनलाइन स्टडी। तो कैसे आप सभी? तो आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी आगामी परीक्षाओं को लेकर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो सीरीज चल रही है करंट अफेयर्स अफेयर्स की, जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है आपकी, जो आगामी परीक्षाएं होने जा रही हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, सबसे पहले आपका यूकेपीएससी लोअर मेंस है, ठीक है, लोअर मेंस। और इसी के बाद आपका स्नातक स्तरीय परीक्षा जो है, ठीक है, यूके ट्रिपल एस सी, यूके ट्रिपल एस सी की जो आपका वीडियो वीडियो वीपीडियो, ठीक है, और पटवारी लेखपाल। और इसके बाद अन्य जो आपकी ग्रुप सी एग्ज़ाम्स है, क्योंकि जो आयोग का पैटर्न चेंज हो चुका है, आप सभी को पता है। जो नवीनतम पैटर्न अभी रिसेंट में आप लोगों ने देखा होगा पूर्व की परीक्षाओं में, तो काफ़ी अलग सा यहाँ पर पैटर्न आ चुका है। फैक्ट बेस पर नहीं पूछे जा रहे हैं प्रश्न, स्टेटमेंट में पूछे जा रहे हैं, जो कि काफ़ी डीप तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है, ये सीरीज़ चल रही है करंट अफेयर से रिलेटेड, और प्लस इसमें स्टैटिक जी के भी आपका साथ में कवर हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जीएस, स्टैटिक जीएस प्लस करंट अफेयर्स तो आपको देखने को इसमें मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। तो चलते हैं आगे। और देखिए, ये हमारा जो जो इससे पहले हमने टॉपिक प्रीवियस वीडियोस में कर लिए हैं, वो है फूलों की घाटी के बारे में चर्चा में क्यों है, और 20वां गवर्नर कब, उत्तराखंड में राज्य सहायता मिशन पर क्षेत्रीय कार्यशाला, उत्तराखंड में रणनीतिक सलाहकार समिति, उत्तराखंड में बैली ब्रिज। तो ये 5 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के जो इसके बाद के हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ये इसके बाद है, ये सभी टॉपिक्स हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो आज का जो स्टार्टिंग टॉपिक हमारा, उत्तराखंड में हिमालयी चमगादड़ की नई प्रजाति मिली। तो आखिर ये चर्चा में क्यों है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो उत्तराखंड में हिमालयी चमगादड़ की नई प्रजाति मिली। अब देखिए चर्चा में क्यों है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में विज्ञान के लिए एक नई चमगादड़ प्रजाति हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस मायोटिस हिमालयकस, यानी इसका साइंटिफिक नेम जो है, का पता चला है, जो उत्तराखंड में पाई गई है, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा किसी फॉर्म में कि हाल ही में एक चमगादड़ की नई प्रजाति मिली है भारत में, कहाँ मिली, किस राज्य में मिली, और उसका साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है। इसके बाद है, इससे पहले इसकी पहचान वर्ष 1998 में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हुई थी, ठीक है। तो ये भी ज़रूरी है इसके साथ। इसके बाद देखिए मुख्य बिंदु, अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष और निहितार्थ। अध्ययन के बारे में, भारतीय वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में सर्वेक्षण के दौरान वर्ष 2017 तथा 2021 के बीच 29 चमगादड़ प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया। नेक्स्ट है नई चमगादड़ प्रजाति। उत्तराखंड के केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाने वाले हिमालयन लॉन्ग टेल्ड मायोटिस को जुटाक्सा जर्नल में औपचारिक रूप से एक नई प्रजाति के रूप में वर्णित किया गया है। इसके साथ ही भारत में चमगादड़ प्रजातियों की कुल संख्या 135 हो गई है। तो ये डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। जितने भी लोअर पीसीएस मेंस के लिए अपेयर होंगे अभ्यर्थी, तो उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पहले वाले अपने प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने डाउनलोड किया हुआ है, मतलब कि अपलोड किया हुआ है। तो करंट अफेयर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर देखने को मिला है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है ज्ञात प्रजातियों का विस्तार। ईस्ट एशियन फ्री टेल्ड बैट, जिसे पहले यूरोपीय प्रजाति समझा जाता था, को पहली बार भारत में स्पष्ट रूप से पहचाना गया है। यह प्रजाति चीन और ताइवान से लगभग 2500 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी हिमालय में दर्ज की गई है, ठीक है। तो इसके बाद अगला है बाबू पिपिस्ट्रेल की वैध प्रजाति के रूप में पुष्टि है। अध्ययन ने बाबू पिपिस्ट्रेल को जावा पिपिस्ट्रेल से अलग एक वैध प्रजाति के रूप में पुनर्स्थापित किया गया है। तो इसमें आगे देखते हैं।
पहले से रूपात्मक समानताओं के कारण समानार्थी माना जाता था, लेकिन अब यह पुष्टि हो गई कि बाबू पिपिस्ट्रिल पाकिस्तान, भारत और नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये वाला है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि ZSI के अनुसार यह शोध भारत में विशेषकर पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में लघु स्तनधारी विविधता के संरक्षण तथा प्रलेखन को मजबूती प्रदान करेगा। तो इसका यह भी उद्देश्य है। इसके बाद देखिएगा ZSI जो है फ्रेंड्स, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी कि ZSI पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 1916 में एक राष्ट्रीय पशु सर्वेक्षण एवं संसाधनों की खोज केंद्र के रूप में की गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भारतीय परिप्रेक्ष्य में ZSI की स्थापना, पूछा जाएगा इसके बारे में। ये किस लिए है ZSI? पशु सर्वेक्षण एवं संसाधनों की खोज। तो आपको पता है जैसे उत्तराखंड में भी हमारा एक जो पशु चिकित्सा के लिए फेमस है, कौन सा है और उसकी स्थापना वर्ष और किसने उसकी स्थापना किया, आपके लिए इम्पोर्टेंट स्टैटिक GS के रूप में हो जाता है। इसके बाद जिससे देश की असाधारण रूप से समृद्ध पशु विविधता के बारे में ज्ञान में वृद्धि हुई। इसके बाद इसका मुख्यालय कोलकाता में है और देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर इसके 16 क्षेत्रीय केंद्र स्थित हैं। तो देखिएगा जैसे कि स्टेटमेंट के जो हमारा अपडेटेड वर्जन आ चुका है आयोग की ओर से, जो आयोग का पैटर्न यानी कि पैटर्न की बात हो रही है, तो काफ़ी अपडेटेड पैटर्न देखने को मिला होगा पूर्वी परीक्षाओं में, चाहे UKPSC हो या फिर UKSSC। UKSSC का जो पैटर्न आ चुका है काफ़ी नवीन और वो भी स्टेटमेंट में जारी हो चुका है। इसके बाद UKPSC की लोअर की परीक्षा देखी होगी आपने, अपर की परीक्षा देखी होगी, मतलब प्रीलिम्स परीक्षाओं की बात कर रहा हूँ फिलहाल। तो जो प्रीलिम्स परीक्षा आपने देखी है तो वहाँ पर भी किसी के बारे में एकदम से फैक्ट नहीं पूछा है। तो ZSI से रिलेटेड ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको ज़रूर याद होने चाहिए, क्योंकि किसी भी परीक्षा में चाहे UKPSC की प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो या फिर UKSSC की जितनी भी आगामी परीक्षा होने वाली है, डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा आपसे प्रश्न। इसके बाद है अगला गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। तो ये तो स्टैटिक GS का पार्ट है एक हिसाब से आपका। तो आखिर ये चर्चा में क्यों है? उत्तरकाशी जिले के निवासियों ने भागीरथी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र में स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक नए अपशिष्ट भस्मक को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष चिंता व्यक्त की है। तो क्यों ये चर्चा में है? क्योंकि अभी फ़िलहाल इस पर गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अंदर एक नए अपशिष्ट भस्मक को लेकर केंद्र सरकार के समक्ष चिंता व्यक्त हुई है। ठीक है, तो ये आपका फैक्ट यानी कि क्यों ये रिसेंट चर्चा में है, इसका मुख्य पॉइंट ये है। अब इसके बाद देखिए मुख्य बिंदु गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। इसकी स्थापना आपको पता है 1989 और क्षेत्रफल इम्पोर्टेंट है 1553 वर्ग किमी। इसके बाद इसकी ऊंचाई 7083 मीटर। इसमें विविध भूभाग शामिल है। यह पार्क गौमुख तपोवन ट्रैक का घर है जो इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पर जो है लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से निम्न में से कौन सा सर्वोत्कृष्ट है, मतलब कि ठीक है, तो गौमुख तपोवन ट्रैक। इसके बाद इसमें नेक्स्ट है गंगा नदी का उद्गम स्थल। ठीक हो गया, गंगोत्री ग्लेशियर पर स्थित गौमुख इसी पार्क के अंदर स्थित है। वनस्पति, अब देखिएगा इसमें जो स्टैटिक GS से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर साथ साथ करंट के साथ साथ स्टैटिक GS भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें वनस्पति, यह पार्क घने शंकुधारी वनों से आज आच्छादित है। तो इसमें इंपॉर्टेंट वनस्पतियाँ कौन से? शंकुधारी वन। ठीक है, जो अधिकांशतः समशीतोष्ण प्रकृति के हैं। तो ये की पॉइंट्स हैं। यहाँ की सामान्य वनस्पतियों में चीड़, देवदार, फर, स्प्रूस, ओक तथा रेडोडेंड्रोन। ठीक है, रेडोडेंड्रोन किसका वनस्पतिक नेम है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद है जीव जंतु। इस पार्क में विभिन्न दुर्लभ तथा संकटग्रस्त प्रजातियां पाई जाती हैं, जैसे भारल यानी कि नीली भेड़, काला भालू, भूरा भालू, हिमालयन मोनाल, हिमालयन
स्नोकॉक, हिमालयन तहर, कस्तूरी मृग तथा हिमतेंदुआ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर अवस्थित वनस्पति का जिक्र कीजिए, जीव जंतु यहाँ पर क्या है। तो ओवरऑल इसका विवरण अगर पूछा जाए तो काफ़ी आपने भी ये फैक्ट वाइज आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद ही आप लोग इसका विवरण मेंस की परीक्षा में दे सकते हैं, यानी कि जैसे लोअर पीसीएस मेंस को लेकर अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला है भागीरथी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र ESZ। वर्ष 2012 में पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा एक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गौमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी नदी के विस्तार के साथ 4179.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र यानी कि ESZ घोषित किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, कितने किलोमीटर की जो रेंज है उसको पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है ना, और 2012। इसके बाद ESZ यानी कि पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत औद्योगिक प्रदूषण तथा अनियमित विकास से संरक्षित करने के लिए नामित किया जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है। और ESZ क्या है यहाँ पर, ये इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाती है इसके माध्यम से। इसके बाद CPCB द्वारा उद्योग वर्गीकरण में संशोधन। अब देखिए CPCB क्या है और इसका गठन आप लोग आगे देखेंगे इसको, लेकिन फिलहाल इसमें अप्रैल माह में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB ने संशोधित उद्योग वर्गीकरण के अंतर्गत एक नई नीली श्रेणी शुरू की। इस श्रेणी में आवश्यक पर्यावरणीय सेवाएं शामिल की गई हैं, जैसे अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र तथा शहरी अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एकीकृत सैनिटरी लैंडफिल, ठीक है। तो CPCB आपको ध्यान में रखना है और अब इसको हम लोग आगे भी देखेंगे। इसके बाद कानूनी तथा पर्यावरणीय चिंताएं इसमें, ठीक है, जो हमारा टॉपिक चल रहा है ये वाला कानून का उल्लंघन। अब देखिए जो प्रस्तावित भस्मक का स्थान पर्यावरण संरक्षण के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, क्योंकि संवेदनशील क्षेत्रों में उद्योगों पर प्रतिबंध है। इसके बाद ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016। इन नियमों के अनुसार पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडफिल का निर्माण सख्त वर्जित है तथा अपशिष्ट को मैदानी क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए, यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 कहता है। इसके बाद है जैव विविधता पर प्रभाव। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट का हिस्सा है, जो अद्वितीय वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है। तो इस पर प्रभाव पड़ेगा, तो यानी कि ये बात हो रही है इससे, जो अभी रिसेंट में जो चर्चा में है ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो उसमें भस्मक की उपस्थिति पाई जाने के कारण तो इसमें ये इसमें प्रभाव पड़ सकते हैं उसके फलस्वरूप, ठीक है। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में भस्मक की उपस्थिति से पारिस्थितिकी क्षरण का खतरा बढ़ जाता है, तो ये इसके नुकसान है एक प्रकार से देखा जाए तो। इसके बाद सार्वजनिक विरोध। स्थानीय कार्यकर्ताओं तथा निवासियों ने गंगोत्री क्षेत्र के संवेदनशील पारिस्थितिक संतुलन को उजागर करते हुए कड़ी आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि हिमालय में इस प्रकार की सुविधा की स्थापना से क्षेत्र की जैव विविधता को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है, जो अपने विशिष्ट तथा संवेदनशील पर्यावरण के कारण पहले से ही असुरक्षित है, ठीक। तो इसके बाद जो हम CPCB की बात कर रहे थे अभी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक। तो देखिए CPCB एक वैधानिक संगठन है और इसका गठन 1974 में जल प्रदूषण यानी कि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण यानी कि जल अधिनियम 1974 के तहत CPCB का गठन किया गया था। CPCB को वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ एवं कार्य भी सौंपे गए। नेक्स्ट है, यह एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में कार्य करता है तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के संबंध में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। तो ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि आप सभी को पता है जल अधिनियम 1974 का भी सीधा फैक्ट में पूछा जाता है,
इसके बाद है पर्यावरण अधिनियम 1986, ठीक है। तो इसका भी कनेक्शन कहीं ना कहीं इसी के साथ है, तो इम्पोर्टेंट बन जाता है। हो सकता है अगली बार सीबी का गठन पूछा जाए और पूछा जाए किस तरह का संगठन है, ठीक है। तो स्टैटिक जीएस यहाँ पर आपका क्लियर हो रहा है, तो आपको बोर आई थिंक ये शायद नहीं लगे, क्योंकि देखिए पढ़ना तो है, चाहे बोरिंग हो चाहे कुछ हो, तो एग्ज़ाम अगर आपको क्लियर करना है तो चीज़ें बोरिंग नहीं लगनी चाहिए, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर क्लियर हो चुका है। इसके बाद है नेक्स्ट जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भैया, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी पेंडिंग चल रहा है, क्योंकि महामारी जो यानी कि कोरोना के समय से, ठीक है। तो क्योंकि अभी तक 2011 के आंकड़े ही आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसके बाद 2021 में होना था, लेकिन ये किन्हीं कारणों से लंबित हो रहा है मामला। अब देखिए जनगणना 2027 की अधिसूचना जारी, इसके बारे में देखते हैं। तो चर्चा में क्यों है, देखिए केंद्र सरकार ने जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत वर्ष 2027 में दशकीय जनगणना के आयोजन को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया है। तो इम्पोर्टेंट है वही, ठीक है। यह अधिसूचना मार्च 2019 के पूर्ववर्ती आदेश का स्थान लेती है, जिसमें शुरू में वर्ष 2021 में जनगणना के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें विलम्ब हुआ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो विलम्ब क्यों हो रहा है, तो थोड़ा मेन कारण तो यही है, सबसे बड़ा कारण तो यही है, ठीक है। तो काफ़ी जो लोअर के एस्पिरेंट्स हैं मेंस, ठीक है, लोअर मेंस के लिए इम्पोर्टेंट भाई कंटेंट है, ठीक है। ये वाला देखिएगा आप लोग, तो इस पर विवरण दीजिए या फिर इसमें विश्लेषण कीजिए। तो इस प्रकार से आ जाता है प्रश्न, तो विश्लेषण कैसे आप लोग करेंगे, तो ये जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग कैसे आपको करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है, तो यह है। इसके बाद एक नोट है यहाँ पर, धारा 3 के अधीन केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उन संपूर्ण राज्य क्षेत्रों या उनके किसी भाग में जिन पर यह अधिनियम लागू होता है जनगणना करने का अपना आशय घोषित कर सकती है। जब कभी वो ऐसा करना आवश्यक या वांछनीय समझे तत्पश्चात जनगणना की जाएगी, ठीक है। अब देखिए आगे मुख्य पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु। अद्यतन जनगणना अनुसूची, देश के अधिकांश भागों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी इसके माध्यम से। अब इसके बाद कुछ इसमें इम्पोर्टेंट्स जो हैं चीज़ें, हालांकि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे क्षेत्र जो बर्फ़ और दुर्गम भूभाग के कारण रसद संबंधी चुनौतियों का सामना करते हैं, 1 अक्टूबर 2026 की पूर्व संदर्भ तिथि का पालन करेंगे। यह समायोजन इन क्षेत्रों में अधिक सटीक डाटा संग्रहण की अनुमति देता है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड जो हमारा स्टैटिक जीएस का पार्ट है वो भी देख लें आप लोग। जनगणना, भारतीय जनगणना देश की जनसंख्या पर जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। नेक्स्ट है भारत की पहली समन्वित जनगणना यानी कि विधिवत जिसको आप कहते हैं 1881 में भारत के तत्कालीन जनगणना आयुक्त WC प्लोडेन के अधीन हुई थी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है भाई स्टैटिक जीके के लिए आपको। नेक्स्ट है इसने लगातार हर 10 वर्ष में विस्तृत सांख्यिकीय जानकारी उपलब्ध कराई है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1872 से हुई है वैसे, जब भारत के विभिन्न क्षेत्रों में पहली गैर समकालीन जनगणना आयोजित की गई थी। तो ये स्टैटिक जीएस का पार्ट हो जाता है। अब इसके बाद यह भी जाने आप कानूनी ढांचा और संस्थागत विकास। इसमें जनगणना अधिनियम 1948 को जनगणना कार्यों के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने तथा जनगणना अधिकारियों की भूमिकाएं परिभाषित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट आप लोग सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है, मई 1949 में भारत सरकार ने जनसंख्या और जनसांख्यिकीय आंकड़ों के संग्रह को व्यवस्थित करने के लिए गृह मंत्रालय के अधीन एक स्थायी जनगणना संगठन की स्थापना की थी। तो गृह मंत्रालय के अधीन एक स्थायी जनगणना संगठन की स्थापना 1900 यानी कि मई 1949 में की गई थी। इसके बाद में महापंजीयक कार्यालय को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 को क्रियान्वित करने का कार्य सौंपा गया, जिससे महत्वपूर्ण आंकड़ों को बनाए रखने में इसकी भूमिका का और विस्तार हुआ, ठीक है। तो ये क्लियर हो चुका होगा जो जनगणना अधिसूचना 2000
आपका 27/2027, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद आगे के जो टॉपिक हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आप लोग इन टॉपिक्स पर ज़रूर फोकस कीजिएगा और चैनल को जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे की अपनी प्रिपरेशन के लिए, जिसमें कि काफ़ी हेल्पफुल आपको रहने वाला है आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। और शेयर अधिक से अधिक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।